इसरो ने अंतरिक्ष में फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ गगनयान मिशन का क्रू मॉड्यूल। इसरो प्रमुख ने जताई खुशी, कहा टीवी D1 के जरिए डेटा एनालिसिस से नई जानकारियां आएंगी सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन का क्रू मॉड्यूल की सफलता पर दी बधाई, कहा मेरी शुभकामनाएं वैज्ञानिकों के साथ। पीएम मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर बलिदानी पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि, कहा वीरता की सच्ची भावना का प्रतीक है उनकी प्रतिबद्धता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सजग पुलिस तंत्र के बिना सुरक्षित नहीं है देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर में सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ में होंगे शामिल। छात्रों का घुड़सवार दस्ता करेगा अगवानी। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री। इजराइल हमास संघर्ष के बीच मानवीय मदद के लिए खोला गया राफा क्रॉसिंग। माना जा रहा है कि राफा क्रॉसिंग खुलने से युद्ध प्रभावित गजा के आम नागरिकों को मिलेगी मदद। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। श्रीलंका नीदरलैंड के अलावा इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका की होगी भिड़ंत। और मां की आस्था के प्रतीक नवरात्रि पर आज सप्तमी पर हो रही है मां कालरात्रि की पूजा। मंदिरों में आस्था और उल्लास का माहौल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और बुलेटिन करते हैं शुरुआत। और आज का दिन जो है वो आज की तारीख एक बार फिर से हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र की ताकत के लिए याद किया गया। आज इसरो ने चंद्रयान सूर्ययान के बाद श्रीहरिकोटा से गगनयान के टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है। सुबह 10 बजे क्रू मॉड्यूल को लेकर रॉकेट 16.5 किलोमीटर ऊपर गया और फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड कर गया। इस तरह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण कर लिया है। इस मिशन का उद्देश्य यान को अलग करने की विभिन्न प्रणालियों सहित यान के उप प्रणालियों और चालक दल के बच निकलने की प्रणाली की पड़ताल और प्रदर्शन करना है। हालांकि मिशन के टेस्ट व्हीकल की आज लॉन्चिंग को पहले आज सुबह तकनीकी कारणों की वजह से टाल दिया गया था, लेकिन जल्द ही इसे ठीक कर लिया गया और सुबह 10 बजे इसरो ने नया इतिहास लिख दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित लैंडिंग का परीक्षण करना था। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने गगनयान टीवी D1 मिशन की सफल लॉन्चिंग की घोषणा करते हुए प्रसन्नता जाहिर की। इस सफल परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो खुद एक चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च कर सकते हैं। Announce the successful accomplishment of the TV D1 mission. वहीं इसरो के गगनयान टीवी D1 टेस्ट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई दी। पीएम ने अपने एक्स संदेश में लिखा कि ये सफलता हमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान को साकार करने के एक कदम और करीब ले जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों को मेरी शुभकामनाएं। वहीं इसरो के गगनयान टेस्ट मिशन की सफलता पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को बधाई दी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ आज हमने पहला कदम उठाया है। द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ जर्नी टुवर्ड्स द लॉन्च ऑफ गगनयान। और आज जो प्रशिक्षण हुआ है, ये टेस्ट फ्लाइट, इसके बाद, इसकी सफलता के बाद एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह की फ्लाइट्स की जाएंगी। फिर वो मरहला आएगा कि एक
गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे। वहीं गगनयान मिशन के TVD-1 परीक्षण पर मिशन के निदेशक S शिव कुमार ने कहा कि परीक्षण के दौरान सभी तरह की प्रणालियों ने बेहतर कार्य किया है। हम पिछले 3 से 4 वर्षों से इसके लिए कार्य कर रहे थे। Never before attempt is a bouquet of 3 experiments put together, and we have now seen the fragrance and the characteristics of all 3 systems with what we wanted to test through this experiment or this mission. The test vehicle, the crew escape system, the crew module, everything I think we have perfectly demonstrated in the very first attempt, but for the initial hitch, but that's nothing of a problem at all. All the systems performed well. I thank you for all the support provided by the entire team of ISRO across all centers of VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, HSFC, etc. Thank you all, sir. It was a penance for us for the last 3-4 years, and then we have reached the D-Day today. वहीं गगनयान के पहले परीक्षण को लेकर बच्चों में भी काफी उत्साह का माहौल है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर मौजूद बच्चों ने भी इस पर खुशी जताई है। We are here to see the Ganganya launch of ISRO. We are in the Satish Dhawan Space Center. It is a trial mission of the ISRO to take a step to send the Indian astronaut to space. It will travel 400 kilometers to the orbit, and it is a trial mission, unmanned plan. It is a very good opportunity to improve our ISRO. It will be a successful launch. It will be proud to every Indians. We are so proud to be here, and Chandrayaan-3 is also a successful rocket, and we hope this rocket is also be a successful. I am very interested to see launching of Gaganyaan. I like space science. और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर अपने पुलिस कर्मियों के अथक समर्पण की सराहना की है और कहा कि वो चुनौतियों के माध्यम से नागरिकों का मार्गदर्शन करते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता वीरता की सच्ची भावना का प्रतीक है। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी कर्मियों को हार्दिक श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के समारोह में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्कूल में बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला भी रखेंगे और उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। सिंधिया स्कूल ग्वालियर के स्थापना दिवस के 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ऐसे में 2 ऐतिहासिक क्षण हैं। एक तो 125 वर्ष और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे। हमारे साथ क्या कुछ कार्यक्रम है, इस पर बातचीत करने के लिए यहां के प्रिंसिपल अजय सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक ऐतिहासिक क्षण है आप लोगों के लिए भी, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री यहां पर होंगे। ये देश के जो बड़े शीर्ष संस्थान हैं एजुकेशन के, उनमें से एक सिंधिया स्कूल का नाम आता है। ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम है और आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का आभार, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से हम सबको ये समय दिया है, इसके लिए आभार। और 125 वर्ष पूरे हो जाने पर जो ये हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें वो सम्मिलित हो रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट। और ये इस स्कूल के लिए ही नहीं, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इस शिक्षा संस्थान के माध्यम से वो सभी शिक्षा संस्थानों को एड्रेस करेंगे। हमारा स्कूल बैंड जो है, जो कर्तव्य पथ पर परफॉर्म करता आ रहा है, पहला बॉयज़ स्कूल है जो वहाँ पर परफॉर्म करता है, वो उनको रिसीव करेगा अपने परफॉर्मेंस से। और फिर हमारे बच्चे जिन्होंने वो आर्टिफैक्ट्स बनाया हुआ है वो दिखाएंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि स्किल बेस्ड सोसाइटी की बात करते हैं और उनको ये हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा स्कूल ये पहले से ही करता आ रहा है। और फिर एग्जीबिशंस हैं जो बच्चे उनको बताएंगे एकम में, और एग्जीबिशंस के बाद वो अनावरण करेंगे हमारा मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जिसका शिलान्यास रखा जाएगा। उसके बाद वो एक प्लांट पौधा लगा रहे हैं जो पिलखन पौधा है, इस वातावरण के अनुरूप, पानी कम पीता है लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। और फिर हम मंच की ओर जाएंगे जहां मंच पर वो बच्चों का परफॉर्मेंस देखेंगे और वहीं पर एक स्टैम्प भी रिलीज़ होगा मंच के ऊपर, और वहां वो अवार्ड्स देंगे और अवार्ड्स देने के बाद उनका भाषण होगा
ये पूरा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक शिक्षण संस्थान में आ रहे हैं तो आपने देखा होगा जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो प्रधानमंत्री सीधे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ रूबरू होते हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यही है कि शायद देश के ऐसे प्रधानमंत्रियों में पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर चीज का ध्यान रखते हैं और बोर्ड परीक्षा में जाने वाले बच्चों की तनाव को दूर करने के लिए बात करते हैं। तो इस तरह की जो एजुकेशन और इस तरह की राजनीति और इच्छा शक्ति और नीयत जब सामने आती है तो आपको लगता है कि देश का भविष्य, खासतौर से जो शिक्षा का क्षेत्र है, वो इसका एक अच्छा भविष्य आप देखते हैं? बिल्कुल, जो आपका सवाल है इसी में जवाब छिपा हुआ है कि जब वो बच्चों को अनुबोधन करते हैं या बच्चों से जब वार्तालाप करते हैं तो उनका उद्देश्य और जीवन का जो हमारे देश का उद्देश्य है कि हम ऐसे व्यक्तियों को गाढ़ें, ऐसे बच्चों को हम आगे बढ़ाएं जो बच्चे इस देश को और सशक्त बनाएं। डीडी न्यूज से बातचीत करने के लिए अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश इंडिया स्कूल में ग्वालियर में यहाँ पर होंगे, यहाँ के 125वें स्थापना वर्ष के कार्यक्रम में तो वो मौजूद रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा मकसद और उद्देश्य यही है कि शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मोटिव रहा है वो लगातार आगे चलता रहे, बढ़ता रहे। कैमरामैन मोहित के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, ग्वालियर। वहीं आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया और हमेशा देश की सुरक्षा में डटे रहने के लिए सभी पुलिसकर्मियों की सराहना की। काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखून। इस दिन राज्यों की राजधानी किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, सजग पुलिस तंत्र के बगैर ये संभव हो ही नहीं सकता। सरकार के लिए, देश के लिए काम करने वाले सभी कर्मियों में सबसे कठिन अगर किसी की ड्यूटी है तो पुलिस के जवानों की होती है। और वीरता, शौर्य और बलिदान के साथ देश को सुरक्षित करना, चाहे आतंकवादियों से टक्कर लेनी हो, चाहे अपराध की रोकथाम करनी हो, चाहे विशाल भीड़ के सामने कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बनाए रखना हो, हमारे देश के पुलिस के जवानों ने हर मौके पर अपने आप को साबित किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि बहादुर पुलिसकर्मियों के कारण पिछले एक दशक में आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद की घटनाओं में 65% की कमी आई है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल कड़े कानून बनाए बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण का काम किया है। पिछले एक दशक में हमारे वीर पुलिस के बहादुर जवानों के कारण आतंकवाद, उग्रवादी हमले, नक्सलवाद और नस्लीय हिंसा में अपने सर्वोच्च आंक से 65% की कमी हुई है। ये बताता है कि धीरे धीरे 3 हॉटस्पॉट माने जो आज जाने वाले क्षेत्र, चाहे वो वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे वो उत्तर पूर्व के राज्यों का संपुट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये तीनों जगह पर स्थिति को सामान्य करने में हमारे जवानों ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर में रहेंगे और सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। सिंधिया स्कूल दुर्ग ग्वालियर अपना 125वां वर्षगांठ 21 अक्टूबर 2023 को मनाने जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगी। विद्यालय के छात्रों के घुड़सवार जत्थे मुख्य अतिथि की अगवानी करेंगे और उन्हें कार्यक्रम स्थल तक ले जाएंगे। विद्यालय के ब्रास बैंड के बच्चों द्वारा जय हो ध्वनि के साथ उनका अभिवादन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यालय में बनने वाले मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी आधारशिला रखेंगे और स्मृति स्वरूप वृक्षारोपण भी करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के दौरे में, उनके प्रवास में वे इस अवसर पर इस काल को स्वर्णम काल के रूप में सिंधिया स्कूल के लिए परिवर्तित करने के लिए स्वयं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पिछले 9 वर्षों में देश की शिक्षा के क्षेत्र को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा सदैव रही है कि भारत का युवा एवं युवती ही भारत को इस सफर में, अमृत काल से शताब्दी काल के सफर में, भारत को एक विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करेगा। इस मौके पर मंच पर तैयार बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष सिंधिया स्कूल का विद्यालय गीत और उत्सव गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विद्यालय और सदन से संबंधित पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। ये स्कूल के लिए ही नहीं, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इस शिक्षा संस्थान के माध्यम से वो सभी शिक्षा संस्थानों को एड्रेस करेंगे और 125 वर्ष होने के नाते हम कई चीज़ें उनको बताना चाहेंगे कि इसका क्या इतिहास रहा है। जब वो यहाँ घुड़सवार हमारे उनको लेकर के आएंगे, हमारा स्कूल बैंड जो है, जो कर्तव्य पथ पर परफॉर्म करता आ रहा है, पहला बॉय स्कूल है जो वहाँ पर परफॉर्म करता है, वो उनको रिसीव करेगा अपने परफॉर्मेंस से, और फिर हमारे बच्चे जिन्होंने वो आर्टिफैक्ट्स बनाया हुआ है वो दिखाएंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे, और फिर हम मंच की ओर जाएंगे जहां मंच पर वो बच्चों का परफॉर्मेंस देखेंगे और वहीं पर एक स्टैम्प भी रिलीज होगा मंच के ऊपर और वहां वो अवार्ड्स देंगे। प्रत्येक वर्ष विद्यालय का सर्वोच्च सम्मान माधव अवार्ड एक ऐसे पूर्व छात्र को दिया जाता है जो देश और विदेश में अपना नाम कमा चुके हैं और समाज सेवा और लोक कल्याण से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। ये पुरस्कार भी प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्व छात्र को प्रदान किया जाएगा। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, ग्वालियर। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया और यूएसआई यानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को बधाई दी कि उन्होंने पहली बार भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव आयोजित करने का प्रयास किया। इसी दौरान रक्षा मंत्री ने कुछ सुझाव भी दिए। वहीं भारतीय नौसेना को गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल सौंपा गया। परियोजना 15वीं श्रेणी का ये तीसरा स्टील्थ विध्वंसक देश में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने निर्धारित समय से 4 महीने पहले ही मुंबई में इसे नौसेना को सौंप दिया है। इसे स्वदेशी इस्पात DMR 249A से निर्मित किया गया है। इसकी लंबाई 164 मीटर है और भार 7,500 टन से ज्यादा है। ये समुद्री क्षेत्र में कई मिशन और कार्यों को पूरा करने में सक्षम है। इसमें 312 लोग सवार हो सकते हैं। इसकी क्षमता 4,000 समुद्री मील है। वहीं छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। घटनास्थल से 1 इंसास राइफल और 1 भरमार बंदूक भी बरामद की गई है। कोयलीबेड़ा के चिलपरस और गोमे के पास नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना जवानों को मिली थी, जिसके बाद डीआरजी के जवानों की टुकड़ी मौके पर रवाना की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हावड़ा के बेलिलियस रोड स्थित दुर्गा पूजा मंडप में महासप्तमी के मौके पर मां दुर्गा के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने मां दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा अध्यक्ष आज कोलकाता में अलग अलग पूजा पंडालों में मां दुर्गा का दर्शन कर रहे हैं। मैं मां दुर्गा के माध्यम से आशीर्वाद मांगूंगा कि पश्चिम बंगाल के लोग जो एक तरीके से दुनिया को, देश को दृष्टि देने में अग्रसर रहते हैं, ऐसी भूमि में
जो असुरी शक्तियां हैं उसका समाप्ति हो और जो सुर शक्तियां हैं, जो अच्छी शक्तियां हैं, उनको ताकत प्रदान किया जाए ताकि समाज मंगलमय होकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करे। अरब सागर में एक और चक्रवाती तूफान उठने का अनुमान है और इसे तेज नाम दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि रविवार को यह भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जिसके ओमान के दक्षिणी तटों और निकटवर्ती यमन की ओर बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो दक्षिण पश्चिम अरब सागर में न जाएं। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि चुनाव के शुरू होने के साथ ही राज्य की स्थिति पश्चिम बंगाल की तरह हो गई है। इस घटना के लिए रमन सिंह ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को दोषी ठहराया है। छत्तीसगढ़ की हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है, औंधी के पास बिरजू तारम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था। स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहल्ला की सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है। और वही खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज़। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस नेता कमलनाथ के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी भी की। आगामी विधानसभा सीटों की लिस्ट जारी होते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी कलह बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने 230 विधानसभा सीटों में से 229 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम साफ कर दिए हैं। वहीं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य के सभी 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। वहीं चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने भी पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। इसी के साथ ही मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन कल 174 उम्मीदवारों के पर्चे भरे गए। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने आइजोल पूर्व से नामांकन पत्र भरा, तो वहीं 10 से ज्यादा महिला उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया है। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा और इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोराम पीपल्स मूवमेंट के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहकार से समृद्धि के जरिए देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त व मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास नियम यानी NCDC ने 1100 FPO बनाने का लक्ष्य लिया है। इसी क्रम में नई दिल्ली में NCDC समर्थित देश के अलग अलग राज्यों के चयनित FPO समूहों की प्रदर्शनी लगाई गई। 2 दिन तक चली इस प्रदर्शनी में देश भर से आए प्रगतिशील किसानों ने कृषि उत्पादों के स्टॉल लगाए,
जिनकी जमकर बिक्री भी हुई। देखते हैं हमारी संवाददाता काजल साहू की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने तथा सहकारिता क्षेत्र में नए किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO के गठन और संवर्धन द्वारा किसान सदस्यों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राजधानी नई दिल्ली में NCDC के सहयोग से किसान उत्पादक संगठनों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में भाग लेने आए प्रगतिशील किसानों ने कहा कि यहां आकर उनको अन्य FPO संगठनों से रूबरू होने के साथ कृषि उत्पादकों के लिए बाजार मिला। हम यहाँ NCDC के द्वारा जो FPO लगा है वहाँ हम ये ब्लैक राइस लाए हैं। तो ये नॉर्मल चावल जैसे ही है, इसका कलर जो है ब्लैक होता है। इसे हम अपने छत्तीसगढ़ राज्य में लगाते हैं। कम दिनों की धान है, कम से कम इसकी अवधि 110 दिन की होती है। शुगर वालों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। पहले बी पोलन पर काम करना शुरू किया और ये बी पोलन जो है मधुमक्खी पालक जो है मधुमक्खी से कलेक्ट करते हैं। इसका जो है बी पोलन का जो अभी रिजल्ट मिले हैं, बहुत सारे उपभोक्ताओं ने हमारा लिया है, तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि एक तो ये शुगर में बहुत ज़्यादा काम करता है, शुगर में के साथ साथ ये BP वगैरह में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आ रहा है और सबसे अच्छा इसका जो ब्लड कैंसर है उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। प्रदर्शनी में भाग लेने आए दर्शकों ने भी शुद्ध कृषि उत्पादकों को खरीदने के लिहाज से काफी उपयुक्त बताया। सर मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे यहाँ पे ज़्यादातर वही घरेलू चीज़ें मिल रही हैं जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करती हूँ और काफ़ी फ्रेश हैं और डायरेक्ट खेतों से आई हैं, किसानों की जो खुद की पैदावार होती है। तो हम लोगों को तो प्योर चीज़ें चाहिए होती हैं, हम अपने बच्चों के लिए प्योर ढूंढते हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। 2 दिन तक चली इस प्रदर्शनी में देश भर से आए तकरीबन 50 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों द्वारा भाग लिया गया। निश्चित तौर पर NCDC की इस पहल से देश भर से आए FPO प्रतिनिधियों को आवश्यक बाजार लिंकेज मिलेगा। वहीं किसानों को उनकी उपज की उचित मूल्य दिलाने में भी मदद मिलेगी। भारत सरकार द्वारा पूरे देश के किसानों की समृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए 10,000 से ज़्यादा FPO की गठन किया जा रहा है और किसानों को इस बाजार से, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनकी आर्थिक वृद्धि होना निश्चित तौर पर तय है। मेरे सहयोगी नवीन और सुनील के साथ काजल साहू, DD न्यूज़, दिल्ली। वहीं इजराइल हमास संघर्ष के बीच गजा से विदेशी नागरिकों के निकलने के लिए रफाह क्रॉसिंग को खोला गया है। स्थानीय लोगों के लिए मानवीय मदद पहुंचना भी शुरू हो गया है। इस बात की जानकारी इजराइल स्थित अमेरिकी दूतावास ने दी है। और अब बात खेलों की। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु का एक बार फिर से वापस पुराना फॉर्म देखने को मिल रहा है। डेनमार्क ओपन 2023 में PV सिंधु ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की खिलाड़ी को मात देने के साथ सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह को पक्का कर लिया है। आज होने वाले मुकाबले में उनका मुकाबला कैरोलिना मारिन से होगा। और खबरों का सिलसिला DD न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।